हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज हम लोग पार्ट 7 कवर करने वाले हैं। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला जो चैप्टर है उसके पार्ट 7 में हम लोग आज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टॉपिक को देखेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पार्ट 6 में कल हम लोगों ने क्या अच्छे से डिस्कस किया था कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज है वो कितनी लेयर्स से होके, मतलब कितनी लेयर्स को क्रॉस करते हुए लास्ट में हमारे ब्लड कैपिलरी में जाती है एंड ब्लड कैपिलरी के थ्रू वो सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यहाँ तक की बात पार्ट 6 में हम लोगों ने अच्छे से कवर किया था। आज हम लोग स्पेशली ये डिस्कस करेंगे बच्चों कि जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का होता है वो कैसे होता है। ओके, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिस्पायरेशन अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड एंड द रिमेनिंग 3% गेट्स डिजॉल्व इन द प्लाज्मा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ऑक्सीजन है रिस्पायरेशन के समय, रिस्पायरेशन का मतलब जब हम लोग सांस लेते हैं, रिस्पायरेशन क्या है? श्वसन। तो श्वसन के समय जैसे ही हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एंड वो लास्ट में हम लोग के एल्वुलाई वाले पार्ट में आकर स्टोर होता है एंड एल्वुलाई से उसको अब ब्लड कैपिलरी के पास जाना है, तो वो 3 मेम्ब्रेन्स को मेनली क्रॉस करते हुए लास्ट में जाके ब्लड कैपिलरी के पास वो पहुंचती है ऑक्सीजन। जैसे कि यहाँ पे देखो शो किया गया है बच्चों, ये जो हमारा है ये हमारा एल्वुलाई पार्ट है जिसको हम लोग एल्वियोलर, कल के डेट में हम लोगों ने अच्छे डिस्कस किया था, बट यहाँ पे भी देख लो ये हम लोगों का एल्वुलाई पार्ट है। ठीक है, इसको हम लोग एल्वियोलर कैविटी बोलते हैं एंड इसी एल्वियोलर कैविटी में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आकर स्टोर होते हैं एंड अदर सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी एल्वुलाई के थ्रू एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम्स के थ्रू इन्वायरमेंट में रिमूव कर दिए जाते हैं। ओके, तो ये जो हमारा ऑक्सीजन है जो कि हमने रेड पेन से देखो मार्क किया हुआ है, अब ये हमारा जो ऑक्सीजन है ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, तो इसको हमने लिखा हुआ क्या? एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये सीक्वेंस हमेशा याद होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हो रही है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है, वो चाहे ऑक्सीजन हो और चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, कितने मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फाइनली वो जाके ब्लड कैपिलरी में इंटर कर रही है। तो हमने अच्छे से आपको बताया था कि वो सबसे पहले तो जो एल्वुलाई की आउटर कवरिंग है जिसको हम लोग स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल बोलते हैं। ये स्क्वैमस एपिथेलियल क्या है? स्क्वैमस एपिथेलियल एक टिश्यूज होता है और ये टिश्यूज ऐसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं कि मतलब ऑर्गेन्स के ऐसे जगह पे प्रेजेंट होंगे जहां से किसी भी चीज का सिक्रीशन हो या किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन हो। ठीक, तो कहने का मतलब स्पेशली स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो आपके ऑर्गेन्स के हमेशा सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होंगे। वो सरफेस एरिया चाहे वो किसी भी ऑर्गेन्स के अंदर का सरफेस एरिया हो चाहे वो किसी भी ऑर्गेन्स का बाहर का सरफेस एरिया हो, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन ही होता है किसी भी चीज को सिक्रीट करना, किसी भी चीज को एक्सचेंज करना, किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, किसी भी चीज को एब्जॉर्बिंग में हेल्प करना। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये एल्वुलाई का स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज है। तो इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलर वॉल। और ये ध्यान देना कि ये जो हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल वॉल है ये सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल का बना हुआ होता है। ओके, एंड सबसे पहले ऑक्सीजन आई एल्वुलाई में, इसने सबसे पहले इस लेयर को क्रॉस किया, स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलर वॉल को क्रॉस किया, सबसे पहले इसको क्रॉस करेगा। ओके, एंड देन बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा जो कि नॉन सेलुलर होता है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? इट इज ए प्रेजेंट बिटवीन द स्क्वैमस एपिथेलियल ऑफ एल्वियोलर वॉल एंड द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये प्रेजेंट होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है ये प्रेजेंट होता है आपके किसके किसके, देख रहे हो ना? एक तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल है और एक ये जो आपका एंडोथेलियम पार्ट है ब्लड कैपिलरी का, इनके बीच में एक नॉन सेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन।
तो सेकेंड हमारी जो गैस है किसको क्रॉस करेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन को। सबसे पहले किसको क्रॉस करेगी, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एंड सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, एंड लास्ट में आपका इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी के इंडोथीलियम पार्ट को क्रॉस करेगी, एंड देन जाके वो इंटर कर जाएगी ब्लड कैपिलरी में O2। अब यहीं से ब्लड कैपिलरी के द्वारा वो सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। आई होप ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्रिस्टल क्लियर होना किसी भी टॉपिक का बहुत ज़रूरी है आपके लिए, इसीलिए हम कोई भी चीज़ आपको पढ़ाते हैं तो बैक पोर्शन को रिवाइज भी करते हैं एंड देन आपको शॉर्ट नोट्स के साथ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही आपके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि जो हमारी ऑक्सीजन है या जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए फाइनली ब्लड कैपिलरी में पहुंचती है, एंड देन ब्लड कैपिलरी उसको सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। अब आगे हम लोग ये देखते हैं बच्चा कि जो 97% ऑक्सीजन है, ठीक है, जो 97% ऑक्सीजन है वो तो आरबीसी के साथ कंबाइंड हो जाती है। आपको पता है किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स, कहने का मतलब ब्लड। तो यहाँ पे देखो हमने पार्ट बनाया हुआ बेटा, जो ब्लड होते हैं मेनली, ब्लड जो है मेनली दो कंपोनेंट से मिलके फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं। वो कौन कौन से हैं, प्लाज्मा एंड सेल्स वाले पार्ट। सेल्स में आपके आरबीसी भी आते हैं, डब्ल्यूबीसी भी आते हैं एंड प्लेटलेट्स भी आते हैं, तो बड़े सारे प्रकार के होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है जो सेल्स है, सेल्स में जो आरबीसी होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, यही आपके ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एंड अदर न्यूट्रिएंट्स या अदर सब्सटेंस के साथ कंबाइंड होते हैं, एंड कंबाइंड होके उसको सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ओके तो कहने का मतलब ये है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, मेनली ब्लड्स। तो ब्लड्स में वो भी कौन करता है, आपका आरबीसी। तो ये देख रहे हो आपको आरबीसी हमने यहाँ पे लिखा ना, ब्लड, ब्लड में क्या आरबीसी। और आपको पता है आरबीसी में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी जो है वो रेड होती है, इसीलिए उसको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स है उनका रेड होने की वजह ये है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो वही देखो हमने यहाँ पे लिखा है कि हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी दैट गिव्स ब्लड इन रेड कलर। ओके कहने का मतलब आपका जो ब्लड है वो रेड कलर इस वजह से है क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक। एंड देन ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू नो ब्लड ही एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से किसी भी चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो चीज चाहे आपकी ऑक्सीजन हो, वो चीज चाहे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो चीज चाहे कोई भी न्यूट्रिशन हो, तो किसी भी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करता है, रेड ब्लड सेल्स। एंड रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों होता है, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसमें स्पेशली आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपका 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। 97% जो आपकी ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है किसकी वजह से, आपकी रेड ब्लड सेल्स की वजह से, ठीक। एंड रिमेनिंग जो 3% है वो आपके प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है, तो वो प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। ओके हम लोग डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझते हैं। मान लो यहाँ पे दिख रहा है सारे बच्चों को, एक सेकेंड चेक कर लें। ओके ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक। क्या है ये, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स, वो भी ब्लड वेसल्स में आपकी कौन सी ब्लड वेसल्स है जो सेल्स एंड टिश्यूज को न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन ट्रांसफर करते हैं, ब्लड कैपिलरी। ब्लड वेसल्स में कौन सी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरी, ठीक। एंड देखो आपको ध्यान ये देना है कि इसमें ये आपकी क्या है, ब्लड वेसल्स है, कैपिलरी है, जो कि ये क्या है, सेल ही है। तो इसमें आपका 97% ऑक्सीजन जो है, मान लो ये आपकी एल्वुलाई है, एल्वुलाई में इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन इंटर किया,
ठीक। एल्वुलाई में इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन जो है इंटर किया। इसने सबसे पहले एल्वुलाई की बाहर वाली कवरिंग को क्रॉस किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहले ये ऑक्सीजन किसको क्रॉस करेगा, इस बाहर वाली कवरिंग को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। हम इस शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई। ठीक, इसको क्रॉस किया एंड देन इनके बीच में एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको हम लोग ब्लू पेन से मार्क किए ना, तो ये आपका क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट है। इसको क्रॉस किया, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया O2 ने, एंड देन जाके आपका अब ये जो एंडोथेलियम पार्ट है, एंडोथेलियम पार्ट, ये आपका एंडोथेलियम पार्ट है। एंडोथेलियम पार्ट क्या है, ये भी एक आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज का ही बना है, जो कि इनर साइड में है ना, आपके सेल्स के इनर सरफेस पे है, तो इसको हम लोग एंडोथेलियम बोल देते हैं। तो वही है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। इसको क्रॉस किया, ये आपका क्या है, एंडोथेलियम, एंडोथेलियम शॉर्टकट में बच्चों समझ लेना आप लोग, ऑफ ब्लड कैपिलरी, BC लिखे मतलब ब्लड कैपिलरी। एंड देन अब ऑक्सीजन आपके किस में पहुंच गई, ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरी में। अब यही ब्लड कैपिलरी के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है आपके सेल्स एंड टिश्यूज को। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें 97% आपका, ये मान लो आपका RBC है, सॉरी RBC को चलो रेड से बना लेते हैं, ये आपकी एक सेल है, ब्लड वेसल्स है, एक सेल है आपकी। इसमें आपको पता है ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। ये आपका एक हीमोग्लोबिन है, ब्लड वेसल्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन में 97% ऑक्सीजन तो आपका ये हीमोग्लोबिन में चला जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन इसको अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि 97% ऑक्सीजन तो आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा जुड़ गया, हीमोग्लोबिन ने इसको बाइंड कर लिया एंड ट्रांसपोर्ट करने का काम ले लिया कि चलो 97% ऑक्सीजन को हम ही ट्रांसपोर्ट करेंगे। कौन, आपका हीमोग्लोबिन, जो कि किसमें प्रेजेंट है, आपके ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक, और जब भी जैसे ही आपका हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, यहाँ पे देखो हमने लिखा हीमोग्लोबिन, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ अगर बाइंड हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। एंड 3% जो आपका ऑक्सीजन है वो, ये प्लाज्मा है ना, सेल्स होता है, सेल्स में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, सारे बच्चों को पता है ना, सेल्स होती है, सेल्स में एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। तो 3% ऑक्सीजन तो इस प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ठीक, मिला जुला के कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपका 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है। वही देखो हमने यहाँ पे लिखा है, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा जो है 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के द्वारा की जाती है ना, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। और आपको पता है रेड ब्लड सेल्स में कौन प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। अभी हमने आपको बताया कि ये आपका रेड ब्लड सेल्स है। ये आपकी सबसे पहली बात तो देखो, फिर से प्रोसेस को समझो, इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन आपकी एल्वुलाई में आई, एल्वुलाई की मेम्ब्रेन को क्रॉस किया उसने, एंड देन बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, एंड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी को उसने क्रॉस किया। तो 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए उसने इसमें आपके ब्लड वेसल्स में इंटर कर गई। अब जैसे ही ब्लड वेसल्स में वो इंटर करती है ऑक्सीजन, तो 97% तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम आपकी रेड ब्लड सेल्स करती है। ये आपकी रेड ब्लड सेल्स है। एंड रेड ब्लड सेल्स में आपको पता है कौन प्रेजेंट है, बहुत ढेर सारे, हीमोग्लोबिन। अब यही हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बन जाएगा, एंड देन उसको सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर कर देगा। 97% इंपॉर्टेंट है, आपको परसेंटेज याद रखना है कि 97% ऑक्सीजन आपके रेड ब्लड सेल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है, एंड 3% जो आपका वो ऑक्सीजन बचता है, 3% ऑक्सीजन जो बचता है वो आपके प्लाज्मा के द्वारा, ये आपका प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है बच्चों कि
रिस्पायरेशन के समय 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आर रेड ब्लड सेल्स। आर यू नो कि रेड ब्लड सेल्स क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स में आपको पता है कि जैसे कि उसमें प्रेजेंट होता है क्या, हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जिसकी वजह से वो रेड होता है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन तुरंत ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन वो बन जाएगा। ठीक, तो ये तो 97% होगा। एंड अदर जो 3% है, यहाँ पे लिख लो 3%, अदर 3% जो है वो प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाते हैं एंड प्लाज्मा के द्वारा वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो वही टर्म हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप हमने जो समझाया आपको समझ में आया। चलो ठीक है, हम लोग देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा। देखो बिल्कुल हार्ड नहीं, एकदम कंसंट्रेट होकर हमारी तरफ बिल्कुल कंसंट्रेट होकर आप अच्छे से फोकस करके समझो। हमने अभी तक क्या समझाया आपको? हमारा टॉपिक क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना है, ऑक्सीजन को सेल्स एंड टिश्यूज के पास ट्रांसफर करना है। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कौन करेगा? ब्लड करेगा। ऑब्वियसली आपको पता है ब्लड ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करता है इन योर बॉडी, आपके शरीर के अंदर। ठीक है ना? तो जो ब्लड होता है, ब्लड मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो प्लाज्मा और एक सेल्स वाले पार्ट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। तो सेल्स में मेनली किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन करता है? वो होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, यहाँ तक हमने देखा। एंड देन हमने ये देखा कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसी वजह से हमारी जो रेड ब्लड सेल्स है वो रेड होती है। क्यों? क्योंकि इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। ओके, एंड देन हमने ये देखा बच्चों कि जो 97% पार्ट ऑफ ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट आरबीसी कर रहा है। और आरबीसी कैसे कर रहा है? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन बैठा हुआ है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है एंड देन उसको सेल्स एंड टिश्यूज के पास ऑक्सीजन को रिमूव करके फिर से आपका जो हीमोग्लोबिन है फ्री हो जाता है। तो ये जो मेन इसमें आपको फोकस ये करना है बच्चों कि जो आपका 97% ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो रेड ब्लड सेल्स की वजह से हो रहा है एंड 3% जो है वो आपके सेल्स में प्रेजेंट प्लाज्मा की वजह से होता है। 3% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा विच आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द आउटर कवरिंग या आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो 3% है वो आपका प्लाज्मा के द्वारा क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा आपका ऑक्सीजन। एंड 97% पार्ट जो है वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होगा? आपके रेड ब्लड सेल्स। ठीक, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप ये टर्म आपको समझ में आ गया होगा, इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने अभी इम्पोर्टेंट आपको क्या बताया गया कि जो हीमोग्लोबिन है, क्योंकि आपका देख लो ये एल्बुलाई है, एल्बुलाई में ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन आते ही 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस किया उसने। सबसे पहले कौन कौन से तीनों मेम्ब्रेन? एक तो एल्बुलाई की जो सिंगल सेल की बनी हुई मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियस एल्वोलर वॉल या स्क्वैमस एपिथेलियल एल्वोलर मेम्ब्रेन। एंड सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड थर्ड आपका क्या है? इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। तो इन तीनों मेम्ब्रेन को ऑक्सीजन ने क्रॉस किया एंड लास्ट में वो हमारे क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स में पहुंच गई। अब जैसे ही वो ब्लड वेसल्स में पहुंचती है या ब्लड कैपिलरी में पहुंचती है, ठीक, तो वो सबसे पहली बात जैसे ही वो ब्लड वेसल्स में पहुंची, और ब्लड में हमें पता है प्लाज्मा वाला पार्ट है एंड सेल्स वाले पार्ट है, यहाँ देखो लिखा है। जैसे ही ब्लड वेसल्स में पहुंचती है ऑक्सीजन, ब्लड वेसल्स क्या है? वेसल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, अब वेसल्स का मतलब यही होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, और ब्लड का मतलब ब्लड उसमें प्रेजेंट है, तो ब्लड जिसमें से फ्लो हो रहा है तो उसी को ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब जैसे ही हमारी ऑक्सीजन जो है ब्लड वेसल्स में इंटर करती है, तो आपको पता है ब्लड वेसल्स में ब्लड ही तो फ्लो होगा, ब्लड ही तो प्रेजेंट है, तो ब्लड भी तो हमारा एक प्रकार का सेल ही तो है। तो ब्लड में मेनली 2 पार्ट होता है, प्लाज्मा एंड सेल्स। ठीक, तो ये ब्लड है, ब्लड में देख लो लिक्विड लाइक सब्सटेंस प्लाज्मा प्रेजेंट है एंड सेल्स प्रेजेंट है। और सेल्स में मेनली आरबीसी जो होता है
वही आपके 97% ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ देखो हमने जो रेड पेन से लिखा हुआ है ये आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है। और ये रेड क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ना। तो ये आपकी जो आरबीसी है 97% ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगी एंड इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगी। एंड 3% जो ऑक्सीजन है ये प्लाज्मा वाले, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में डिजोल्व हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इसमें आरबीसी में कितना 97% ऑक्सीजन ठीक ट्रांसपोर्ट होगी एंड प्लाज्मा में कितना 3% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। आई होप अब आपको समझ में आ रहा है। ये ऑटो लिखा है बच्चों, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी। तो ब्लड में जैसे ही पहुंची हमारी क्या ऑक्सीजन, तो 97% तो वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगी एंड 3% जो है वो ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाएगी। ठीक, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो जो आपकी आरबीसी है, आरबीसी में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमने कुछ टाइम पहले आपको अच्छे से समझाया था, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। हीमोग्लोबिन बोला जाता है उसे। ठीक, उस पिगमेंट को क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन। एंड ये हीमोग्लोबिन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो गया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। चलो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं एक बार। बेसिकली हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही आपकी ब्लड जो है वो रेड होती है। यहाँ पे देखो लिखा, ब्लड इज द मीडियम, hemoglobin is a pigment present in RBC that gives blood in red color and blood is the medium of transport for oxygen and CO2 as you know, जैसे कि आप लोग जानते हो। एंड ब्लड में मेनली दो पार्ट होता है, प्लाज्मा एंड सेल्स, और जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में 97% ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के द्वारा होता है एंड आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन को बाइंड कर लेते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाते हैं एंड उसको सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करने के बाद हीमोग्लोबिन फिर से फ्री हो जाते हैं। एंड प्लाज्मा पार्ट होता है, प्लाज्मा में 3% ऑफ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक, अगर अब हम लोग हीमोग्लोबिन की बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है किससे, आपके 4, यहाँ पे देख रहे हो ये एफ जो लिखा हुआ है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं बच्चों? ओके, क्लियर दिख रहा है। देखो ये जो 4 है ये हीम ग्रुप है हीमोग्लोबिन का। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अगर 1 मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं। ठीक, ये जो यफी ये आपका क्या है, 4 हीम ग्रुप होते हैं एंड चारों हीम ग्रुप के अपने अपने एक प्रोटीनियस ग्लोबिन चेन होती है, मतलब ग्लोबिन की चेन होती है जो कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। यहाँ पे देखो हमने लिखा है ग्लोबिन चेन होती है ना। तो ये आपका एक हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं और प्रत्येक हीम ग्रुप का अपना अपना एक ग्लोबिन चेन होता है जो कि प्रोटीनियस होता है, प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ओके, एंड आपका जो हीमोग्लोबिन है, बस ये ध्यान देना है कि एक हीमोग्लोबिन, एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में मेनली आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इन चारों हीम ग्रुप में अपने अपने ग्लोबिन चेन होते हैं और ये ग्लोबिन चेन जो है प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और यही ग्लोबिन चेन जो है ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होते हैं। ओके, एंड देखो यहाँ पे ये हमने लिखा है कि 280 मिलियन हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन है, हमने शॉर्टकट में लिख दिया। एचबी का मतलब क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन 1 आरबीसी, एक आरबीसी में, एक मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एक मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी में 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। आप सोच डालो कि ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या कहते हैं आरबीसी में, आपके जो आरबीसी है उसमें केवल एक मॉलिक्यूल में कितना 280 मिलियन एचबी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आप सोच लो 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी में। तो एक मॉलिक्यूल आरबीसी में 280 मिलियन एचबी प्रेजेंट है और हम लोग अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ एचबी की स्ट्रक्चर देखें तो एक मॉलिक्यूल एचबी में आपके 4 हीम ग्रुप होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा गया एफ जो है वो हीम ग्रुप है एंड चारों के अपने अपने एक प्रोटीनियस की बनी हुई ग्लोबिन चेन होती है। ओके,
तो इम्पॉर्टेंट ये है बच्चों कि ये अगर हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, Hb जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलेंगे। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा ब्लड ही तो है, ब्लड वेसल्स में ब्लड है एंड ब्लड में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाए तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड कहा जाता है जिसे, ठीक। एंड ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी कौन सी ब्लड वेसल्स में फ्लो होती है, आर्टरी ब्लड वेसल्स में फ्लो होती है। हमने आपको भी अच्छे से अपने पहले के लेक्चर्स में बताया था कि जो ब्लड वेसल्स होती है मेनली 3 होती है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो जो आर्टरी होती है उसी में ही आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड जो होते हैं, ठीक। तो ये सीक्वेंस आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है तो उसे बोलेंगे डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे कहा जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी कौन सी ब्लड वेसल्स में फ्लो होती है, वेन्स ब्लड वेसल्स में फ्लो होती हैं। तो जो आपकी ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, तो आपकी आर्टरी वाले पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होगा। एंड प्योर ब्लड कहने का मतलब डेट कंटेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड, मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है, देखो लिखा है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हुआ है। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सी हीमोग्लोबिन इसे बोलेंगे। एंड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये किस में फ्लो होती है, वेन्स ब्लड कैपिलरी में फ्लो होती हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। एंड देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान देना है कि 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन इज एबल टू बाइंड ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है भैया कि जो हमारा एक, अब देखो यही एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, अब इसके पास 4 हीम ग्रुप है, ये चारों हीम ग्रुप जो है एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर लेगा, ठीक है। तो कर लिए ना, तो 4 मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा एक हीमोग्लोबिन, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड कर सकता है। क्यों, क्योंकि भैया उसके पास 4 हीम ग्रुप है, ठीक। चारों हीम ग्रुप के अपने अपने प्रोटीन्स के बने हुई ग्लोबिन चेन होती है, और यही ग्लोबिन चेन जो है वो बाइंड होती है। तो यहाँ पे देखो, तो वही हमने लिखा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ Hb का मतलब हीमोग्लोबिन इज एबल टू बाइंड ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि आपके सामने ही है, आप अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। तो ये तो था आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अभी इसमें कुछ पार्ट और बचा है, अब हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखा, हमने अभी तक बेसिक चीज़ क्या देखा इसमें कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं बच्चों, कंसंट्रेट होकर फिर से देखो। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है इसमें 97% पार्ट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है आरबीसी, एंड 3% पार्ट जो है वो हेल्प करता है प्लाज्मा। सबसे पहली बात तो यह है, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन या किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने में या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने या ले जाने में, कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो लिखा, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड करता है, और ब्लड जो है मेनली बनता है प्लाज्मा एंड सेल्स से, और सेल्स में मेनली जो आरबीसी है यही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है, ठीक। तो ऑक्सीजन का जो 97% ऑफ ऑक्सीजन है वो तो आरबीसी ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो आरबीसी है, आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन इज ए पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी दैट गिव्स ब्लड इन द रेड कलर, ओके। एंड देन हमने अपना हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें बेसिकली 4 हीम ग्रुप होते हैं, चारों के अपने अपने प्रोटीन्स के बनी हुई ग्लेटिन चेन होती है, यहाँ पे लिखा है ग्लोबिन चेन होती है, और यही ग्लोबिन चेन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ Hb जो है वो एबल होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड करने में, उसको यहाँ पे लिखा गया है।
अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो रहा है तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन डेट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन डेट मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अगर हम बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ फ्लो होता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपके ब्लड कैपिलरी में फ्लो होता है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपके वेंस ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। यहाँ पे देखो लिखा गया वेंस ब्लड वेसल्स में, ठीक। एंड आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा इसका पार्ट और बचा है, उसको कवर करके एंड देन हम लोग पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आई होप 1 या 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 नहीं तो 3 लेक्चर में तो पक्का आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स से थोड़ा बहुत भी अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है, गुड अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड जितना हो सके उतना इसको स्प्रेड करो, अदर बच्चों के पास भी पहुंचाओ जो कि क्या कहते हैं मतलब कि अच्छी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं। तो ये मतलब कि शिक्षा जो है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, सबको मिलनी चाहिए। अगर अच्छी शिक्षा आपको आसानी से मिल जा रही है तो आप उसका यूटिलाइज करो सही से, एंड अदर बच्चों के साथ भी उसको शेयर करो, ओके। एंड जहाँ तक हो सके आप हमारे चैनल्स को इतना फैलाओ कि ये समझ लो कि हम हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, एंड देन हम हमेशा ये ट्राई करेंगे कि आपको कोई भी चैप्टर्स उसको इतना क्रिस्टल क्लियर कर दें कि कोई भी टॉपिक आपसे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, चाहे वो आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो, चाहे वो कोई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम दो, कोई भी चीज़ उस टॉपिक से छूटे ना, ओके। थैंक्स ऑल ऑफ यू। हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग मेनली अपना कौन सा टॉपिक कवर कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे हो रहा था, हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि जो ये हमारे लंग्स हैं, ये क्या है, लंग्स है। लंग्स में एल्वुलाई में हमारा क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन को, और ये हमारी ऑक्सीजन जो है लंग्स के पास बहुत सारी क्या पड़ी होती है, ब्लड कैपिलरी पड़ी होती है। इस ब्लड कैपिलरी में ऑक्सीजन जो है वो इंटर कर गया। तो ऑक्सीजन को एल्वुलाई से लेके ब्लड कैपिलरी तक इंटर करने के लिए 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ा था। और वो तीनों मेम्ब्रेन कौन सी थी, आपको अच्छे से बताया गया था। स्क्वैमस एपिथेलियल वॉल ऑफ एल्वुलाई, एंड सेकेंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड तीसरा था वो आपका इंडोथीलियम पार्ट, जो कि आपका क्या है, ब्लड कैपिलरी का इनर सरफेस था, ठीक है। तो इंडोथीलियम ब्लड कैपिलरी, जो कि इंडोथीलियम वर्ड इसलिए यूज हुआ, ये भी आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज का बना ही होता है। तो इन 3 मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए ऑक्सीजन फाइनली पहुंच गई थी कहाँ, ब्लड कैपिलरी में, ओके। एंड ब्लड कैपिलरी आपकी जो है, ये ब्लड कैपिलरी जो है, ब्लड वेसल्स जो है किसके पास जाएगी, हार्ट के पास। यहाँ पे हम हार्ट बना लेते हैं, ठीक। हार्ट है ये हमारा। अब हार्ट के पास ये ब्लड कैपिलरी आई, ओपन हुई सबसे पहले किसमें, आपके लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। हमने आपको बताया था कि जो हार्ट होते हैं, हार्ट में मेनली 4 चेंबर होते हैं। जो बच्चे हमारे क्लास को रेगुलर नहीं लगाते हैं वो रेगुलर अटेंड करो, एंड डोंट वरी अबाउट इट, हम फिर से बता दे रहे हैं। हार्ट क्या है, मेनली हार्ट कुछ नहीं, हार्ट आपका एक सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि यही हर चीज ब्लड को पुश करता है। ब्लड आपके अदर सेल्स एंड टिश्यूज के पास ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंचते हैं। तो हार्ट में मेनली 4 चेंबर होता है, लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर आपका राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रिया, ये जो हमारा पार्ट है लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, प्योर ब्लड रहता है जिसमें ऑक्सीजन रहती है, ठीक। तो वो ऑक्सीजन वाली ब्लड हमारी लेफ्ट एट्रिया में आई, लेफ्ट एट्रिया ने पुश किया, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गई। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है यहाँ ब्लड वेसल्स के थ्रू, छोटा ही डायग्राम बना रहे हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो, अब ये जो ब्लड वेसल्स है जो कि आपकी लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्टरी, ठीक। लेफ्ट एट्रिया से
लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आर्टरी में गई। अब यहाँ पे हम लोग रेड पेन से मार्क कर ली क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन। एंड देन यही फर्दर डिवाइड हो जाते हैं सम ट्यूब्स में, एंड डिवाइड होकर आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ये जो ऑक्सीजन होते हैं। अब इसको हम लोग अब बोलेंगे क्या, कैपिलरी। ये जो सब डिवीजन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, कैपिलरी। कैपिलरी में ब्लड वेसल्स आपकी कैपिलरी में चेंज होकर अब सेल्स एंड टिश्यूज को ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर कर देती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, एंड जैसे ही सेल्स टिश्यूज ऑक्सीजन पा जाते हैं वो फटाफट अपनी एटीपी बना लेते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। एंड एटीपी बनाने के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CO2। तो CO2 को ये ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे आप नीले पेन से मार्क कर रहे हैं CO2 CO2 CO2, ठीक है। CO2 इसने बना लिया, सेल्स एंड टिश्यूज ने ऑक्सीजन पाया कैपिलरी के थ्रू, फटाफट उन्होंने एटीपी बनाई एंड वेस्ट प्रोडक्ट भी बना दिया CO2 को फिर उन्होंने ब्लड वेसल्स में ट्रांसफर कर दिया। अब ये ब्लड वेसल्स जो है आपकी ओपन होगी किसमें, राइट, सबसे पहले इसमें ओपन होगी राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया ने उसे पुश किया, राइट वेंट्रिकल में गया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड अब ये आपका राइट वेंट्रिकल से फिर ये इसी ब्लड कैपिलरी के थ्रू CO2 इसी ब्लड कैपिलरी के थ्रू जो है तीनों मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए एल्वुलाई में, फिर एल्वुलाई से वो बाहर निकल जाते हैं। तो ये प्रोसेस आपको बार बार बताया जाता है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमको मेन ये फोकस करना है बच्चों कि जो ये ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, तो इनको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं ना। और आपको पता है, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब लोगों ने। देखो आपको पता है किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में, अब जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, ब्लड करता है ना, सबको पता है ब्लड जो है यही जो है चीजों को सर्कुलेट करता है। और ब्लड मेनली बनता है 2 पार्ट से, एक तो होता है प्लाज्मा और एक होती है सेल्स। सेल्स में इसमें बड़े ढेर सारी प्रकार की इसमें सेल्स होती हैं, बट अभी आपको इतना जानना है कि इसमें जो RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स, यही RBC ही रिस्पॉन्सिबल होता है बाय द बॉन्डिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर न्यूट्रिशन सब्सटेंस, ओके। तो ये RBC जो है, अब ऑक्सीजन की जो कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो इनके 100% में 97% पार्ट तो RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है एंड 3% पार्ट वो प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन 100% में 97% RBC के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है एंड 3% जो है वो प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड नेक्स्ट आपको ये जानना है कि RBC में पिगमेंट प्रेजेंट होता है। RBC में क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक। हीमोग्लोबिन, RBC में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से RBC जो है वो रेड होती है, ओके। अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है, बेसिकली आपको स्ट्रक्चर बताया गया था, जिन बच्चों ने नहीं क्लास अटेंड किया डोंट वरी अबाउट इट, यहाँ पे देख लो क्या होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका बेसिकली कुछ नहीं है, देखो हीमोग्लोबिन जो है वो आपके 4 मॉलिक्यूल हीम ग्रुप से मिलके बनता है। 4 ग्रुप, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करो तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ग्रुप ऑफ हीम ग्रुप से मिलके बनता है, और जिसमें एक ग्लोबिन की चेन होती है, ग्लोबिन, और जो कि प्रोटीन्स की बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स की। तो ये ग्लोबिन की चेन होती है जो कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। हीमोग्लोबिन नाम से पता चल रहा है, हीमो मतलब इसका हीमो का हीम ले लो,
ग्लोबिन का ग्लोबिन चेन ले लो, हीमो का हीम, तो इसमें 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एंड ग्लोबिन का इसका जो ग्लोबिन वाली चेन है जो कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें हीमोग्लोबिन की, तो इसके नाम से ही पता चल जा रहा है हीमोग्लोबिन। हीमो का मतलब हीम, हीम का मतलब आपके 4 हीम ग्रुप, और ग्लोबिन का मतलब इसमें जो ग्लोबिन चेन प्रेजेंट है। तो ये आपका बेसिकली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। यही हीमोग्लोबिन जो है आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है। मान लो आपका ये एक आरबीसी है, ठीक है ना, आरबीसी है, ठीक। अब ये आरबीसी आपकी कहाँ पड़ी हुई है, एक वेसल्स में पड़ी हुई है। ये क्या है, एक वेसल्स है। अब इस वेसल्स को क्या कहेंगे हम, जो कि इसमें आरबीसी पड़ी है, तो क्या हो जाएगा, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स, ठीक। आरबीसी है, आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। तो ये एचबी है, एचबी, एचबी, एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 4 हीम ग्रुप होते हैं और सबके अपने अपने ग्लोबिन चेन होती है जो कि प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ठीक। अब यही जो चेन होती है यही बाइंड करती है ऑक्सीजन को। तो कहने का मतलब यह है कि एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है, O2 ना। एक हीमोग्लोबिन अपने साथ 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकती है, 4 कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर सकती है। और आपको पता है आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। एक क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी में 370 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अभी हमने इसके पहले के लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था। अमाउंट सही है कि गलत है, एक बार चेक कर लेना बच्चों, 1 सेकेंड। कितना प्रेजेंट होता है, यस 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 राइट है, 270 नहीं 280 होता है, ओके। कहने का मतलब ये है कि एक एचबी में, ठीक, एक एचबी में, सॉरी एक एचबी में नहीं, एक आपके रेड ब्लड सेल्स में, एक रेड ब्लड सेल्स में एक मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी में कितना बताया था अभी हमने, 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये अमाउंट आप लोग याद कर लो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी में 280 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ एचबी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब सोच लो 280 केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या कहते हैं आपके आरबीसी में 280 मिलियन एचबी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, और एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन की बात करें तो ये 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है। तो अब सोच लो कि हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रेड ब्लड सेल्स कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, रेड ब्लड सेल्स केवल एक मॉलिक्यूल आरबीसी में 280 मिलियन, एग्जैक्ट वैल्यू है बेटा आपका 280 मिलियन क्या कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एचबी प्रेजेंट होता है केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ आरबीसी में। तो आप सोच लो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना, ब्लड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और ब्लड का जो रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, ठीक है ना। तो ये तो बेसिकली हम लोगों ने हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के बारे में ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं जो कि आज का हम लोगों का मेन पर्पस था। चलो इसको हम रिमूव करते हैं। देखिए हमने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन बाइंड विथ एचबी टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच डिपेंड ऑन द, ठीक है, जो ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है। तो वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का सेल्स के अंदर, जो पार्शियल प्रेशर होता है, ये रीजन है कि ऑक्सीजन बाइंड होता है, ओके, एंड H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन जो होता है एक ये रिस्पॉन्सिबल है, एंड टेम्परेचर, एंड तीसरा क्या है आपका फैक्टर, टेम्परेचर है, ठीक है।
तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये है बच्चों कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। सेल्स में देखो, रेड ब्लड सेल्स का, सेल्स टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर अलग है, अलग अलग ऑर्गन्स में इनका पार्शियल प्रेशर अलग है। तो इसका हम लोग एक अच्छे से चार्ट अदर क्लास में आपको अच्छे से हम प्रोवाइड कर देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए इतना जानते रहो कि पार्शियल प्रेशर नॉर्मली होता क्या है। तो ये जो पार्शियल प्रेशर है, देखो आप मान लो एक कंटेनर ले लो, कंटेनर में नीचे से आप HB भर दो, हीमोग्लोबिन, और ऊपर से ऑक्सीजन भर दो, ठीक। एंड इधर से आप इसको पुश करो, ठीक। तो कहने का मतलब ये आपका एक कंटेनर है, कंटेनर में नीचे आपका हीमोग्लोबिन है एंड ऊपर आपने क्या रख दिया है, ऑक्सीजन रख दिया है। तो आप ऊपर से जितना ही इसको प्रेशराइज करोगे, जितना ही दबाओगे, जितना ही प्रेशर दोगे, उतना ही क्लोजली अटैच्ड हो जाएंगे, क्लोजली बाइंड होंगे कौन, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। तो उतना ही जो ये क्लोजली बाइंड होंगे ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, उसी को ही बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जगह आप कार्बन डाइऑक्साइड रख दो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये टर्म आपको समझ में आ गया। कहने का मतलब इनसाइड ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के ऊपर, ठीक है, जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के ऊपर प्रेशर होता है उसी को ही नॉर्मली बोलते हैं क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये फैक्टर अफेक्ट करता है किसके लिए, बाय द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, एंड दूसरा H+ कंसंट्रेशन, एंड तीसरा जो है वो टेम्परेचर। तो इसको हम लोग थोड़ा अपना फिगर से अच्छे से क्लैरिटी लाते हैं, ठीक। तो देखो बच्चों होता क्या है, यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, if the increasing the value of partial pressure of oxygen, H+ ions and temperature, so these affinity is responsible for the removing of O2 by hemoglobin। अगर इन तीनों का वैल्यू हम लोग इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है ना, अगर इन तीनों का वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो एफिनिटी है, देख रहे हो, दिस एफिनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिमूविंग ऑफ O2 इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो O2 को छोड़ देगा, ठीक, हीमोग्लोबिन O2 को वो छोड़ देगा। अगर इन तीनों की वैल्यू हम इनसाइड ऑफ द सेल्स एंड टिश्यूज में इन तीनों की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो ये ऑक्सीजन को छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम से अच्छे से समझते हैं। हमने क्या बात किया था, एल्बुलाई, एल्बुलाई में O2 है आपका, एंड ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इसमें से ये O2 इसमें ट्रांसफर हुई, ओके। अब O2 जो ट्रांसफर हुई, आपको पता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में बहुत ढेर सारी ब्लड पड़ी हुई है, ब्लड्स हैं, ये ब्लड है, वो भी कौन सी ब्लड है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना। अब इस रेड ब्लड सेल्स में खूब ढेर सारी क्या बैठी हुई हैं, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो और 3% ये हमारा क्या है, प्लाज्मा है, ये क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा में कितना परसेंट डिसॉल्व हुई है, ओनली 3%। ऑक्सीजन एल्बुलाई से आई हमारी ब्लड वेसल्स में, ये यहाँ लिख दे रहे हैं, ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। एल्बुलाई से ऑक्सीजन इंटर कर गई किसमें, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स में क्या प्रेजेंट है, ब्लड है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं फिर से, ब्लड, ब्लड के दो पार्ट, प्लाज्मा एंड सेल्स, सेल्स में आरबीसी, आरबीसी में 97% डिजॉल्व हुई एंड इसमें 3% डिजॉल्व हुई। यहां तक की बात हुई, ओके, क्लियर दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, ओ दिख रहा है। यहाँ तक की बात हुई कि ऑक्सीजन जो है यहाँ से हमारे ब्लड वेसल्स में आई, ब्लड वेसल्स में जो कि पड़ी हुई है क्या, रेड ब्लड पड़ी हुई है, रेड ब्लड सेल्स पड़ी हुई है। तो रेड ब्लड सेल्स जो है 97% ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींच लिया, क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना।
अब होता क्या है बच्चों कि ये ब्लड वेसल्स जो हैं, अब ये ब्लड वेसल्स आगे इंटर करेगी कहाँ पे, हार्ट में ना, हार्ट में इंटर करेगी। चलो बना लेते हैं हार्ट। ये आपका बेसिकली क्या है, हार्ट है। हार्ट से यहाँ ब्लड वेसल्स निकलेगी, ठीक है ना। देखो ये आपका हार्ट है, ऑक्सीजन आई सबसे पहले एल्वुलाई में, एल्वुलाई के पास पड़ी हुई है बहुत ढेर सारी ब्लड वेसल्स, उसमें इंटर कर गई। और जैसे ही ब्लड वेसल्स में इंटर कर गई, उसमें ब्लड है तो ब्लड, रेड ब्लड सेल्स के साथ 97% ऑक्सीजन बाइंड हो गया, 3% जो है प्लाज्मा में चला गया, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब आगे आपको प्रोसेस ये ध्यान देना है कि जैसे ही ये हमारे हार्ट में गई, हार्ट में यहाँ से ऑक्सीजनेटेड हुई, ऑक्सीजनेटेड हो गई ना, O2 क्योंकि ऑक्सीजन ही तो इंटर की गई है। क्या कहते हैं ये आपका लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब यहाँ से जो ब्लड वेसल्स निकल रही है फाइनली, अब यहाँ से देखो आपको ध्यान देना है, अब यही ब्लड वेसल्स कहाँ गई आपकी, क्या कहते हैं आर्टरी में, आर्टरी ब्लड वेसल्स है। आर्टरी ब्लड वेसल्स के बाद आर्टरी एंड एरोटा वाला पार्ट नहीं बना है, सीधे हम कैपिलरी बना दे रहे हैं, क्योंकि कैपिलरी तो आपके सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करती है। तो यहाँ हम लोग क्या बात करें, मान लो ये हमारी कैपिलरी है, ठीक है ना, कैपिलरी, कैपिलरी ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। आर्टरी और एरोटा नहीं बनाया तो आप लोग बुरा तो नहीं मानोगे ना, क्योंकि वो आप लोग जान रहे हो, तो स्पेस नहीं है तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आप लोग समझ रहे हो ना आगे की जो मतलब प्रोसेस है। तो मेनली अब कहाँ गई, कैपिलरी में गई। अब जैसे ही कैपिलरी में ब्लड जाती है, ओके, जैसे ही कैपिलरी में ब्लड्स आती है, यहाँ पे ब्लड्स बना ली, थोड़ा बड़ा पार्ट बना ली, क्योंकि यही पे प्रोसेस समझना है। मान लो ये हमारी ब्लड, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक। रेड ब्लड सेल्स में ये हमारी रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, एंड ये हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे हमने 4 साइड बना दिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, तो ये मेनली 4 साइड हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है ना। तो होता क्या है इस केस में कि इनके पास ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 4 ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन को सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करना है। यहाँ पे मान लो सेल्स है, यहाँ बना रहे हैं, सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर करना है, ये हमारा मान लो सेल है, ठीक। अब सेल्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। तो सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए एटीपी बनाने के लिए, लेकिन ये जो आरबीसी में प्रेजेंट ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, ओके, ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चों, अब आपको ये ध्यान देना कि ये हीमोग्लोबिन जो है मेनली ऑक्सीजन को आसानी से छोड़ते नहीं हैं। तो इनको ऑक्सीजन को छुड़वाने के लिए क्या करना होता है कि ये सेल्स एंड टिश्यूज जो है, जो कि अपने पास पहले से ही CO2 रखे रहते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास ये कंटिन्यूसली एटीपी बनाते रहते हैं एंड CO2 को अपने पास स्टोर करके, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, रखे रहते हैं। तो CO2 को ये क्या करते हैं, इन सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं आपके आरबीसी में। और जैसे ही CO2 जो है आरबीसी में इंटर करता है, ये आपकी आरबीसी है, सेल्स एंड टिश्यूज के पास पहले से क्या थी, CO2 था, वो भी कैसे CO2 था, यहाँ पे आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एटीपी बनाया था एंड एक आपका CO2 भी बना था। ये प्रोसेस होती है कंटिन्यूसली आपके सेल के अंदर। तो सेल में प्रेजेंट पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपका जो ये आरबीसी है, आरबीसी में आपके ऑक्सीजन हैं हीमोग्लोबिन के साथ,
और आपके आरबीसी जो है वो बड़े आसानी से ऑक्सीजन को रिमूव नहीं करते, वो ऑक्सीजन को देना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को रिमूव कराने के लिए सेल्स एंड टिश्यूज के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी रहती है, ये क्या करते हैं, इसको पहले रिलीज कर देते हैं। और जैसे ही सेल्स एंड टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और वो जैसे ही आपके रेड ब्लड सेल्स में इंटर करते हैं CO2, तो केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन छोड़ देता है। तीनों नहीं छोड़ेंगे, 4 साइट है, 4 साइट में 4 ऑक्सीजन है। तो जब एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो केवल एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को इसने क्या किया, छोड़ दिया। तो जैसे ही इसने ऑक्सीजन को छोड़ा तो अब ये ऑक्सीजन चले गए किसके पास, सेल्स एंड टिश्यूज के पास। तो सेल्स एंड टिश्यूज ने क्या किया, आसानी से अब उसको फिर से गेन करके अपना ATP बनाया एंड फिर से CO2 बनाया। तो ये प्रोसेस तो कंटिन्यूसली चलती रहती है। इन दैट केस आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ही ये CO2 जाता है इनके पास सेल्स के अंदर, आरबीसी के अंदर, एक ऑक्सीजन को छुड़वा देता है। तो सबसे पहले तो आपका एक फैक्टर तो ये हो गया CO2 जो है, ठीक है ना। एंड आपको ये ध्यान देना है कि आपको पता है ये जो हमारी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, एंड ये जो हमारा है इसमें लिक्विड पार्ट भी है, लिक्विड पार्ट प्लाज्मा जिसे बोलते हैं। क्यों भैया, क्योंकि जो हमारा ब्लड है, देखो ब्लड जो है मेनली इसमें 2 पार्ट, प्लाज्मा एंड सेल्स, ठीक है ना। तो जो इसमें बच्चों प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा में आपको पता है वाटर रहता है। प्लाज्मा में क्या रहता है, वाटर रहता है। तो वाटर्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, H+ आयंस। कहाँ पे लिखे, यहाँ क्लियर तो दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। ओके बच्चों, देखो आपको पता है जो हमारा ये है आज ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा भी होते हैं, सेल्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो जो प्लाज्मा वाला पार्ट है हमारे ब्लड का, ये हमारा ब्लड है, ब्लड का जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, कुछ CO2 तो गए ऑक्सीजन को छुड़वा दिए, ठीक है ना। एंड कुछ CO2 जो है, यही जो आपका प्लाज्मा वाला पार्ट है, प्लाज्मा वाला पार्ट, उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। तो कुछ CO2 तो उसके साथ चले गए, ऑक्सीजन को छुड़वा दिए, एंड कुछ CO2 जो है आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट जो वाटर है उनके साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये आपका आरबीसी, सारी प्रोसेस आरबीसी में है, तो हम आरबीसी यहाँ थोड़ा बड़ा सा बना ले रहे हैं, चलो आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, आरबीसी है, ठीक। आरबीसी में ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन 4 लगे हुए हैं, ठीक। इन दैट केस होता क्या है बेटा कि आपका आरबीसी है एंड इसमें ये जो है ये लिक्विड पार्ट है, ठीक है ना। लिक्विड पार्ट क्या है, प्लाज्मा है, ठीक। तो आपको ये समझना है, फिर से देखो आपको ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इतना डीपली समझा रहे हैं, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। होता क्या है, अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ तक का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हार्ट से हार्ट तक जो ब्लड आया, अब हार्ट के बाद ब्लड वेसल्स के द्वारा वो सेल्स एंड टिश्यूज को ट्रांसफर की जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ से वो जब वो आपकी ब्लड कैपिलरी में आती है, ब्लड कैपिलरी के बाद अब वो ऑर्गेन्स में घुस गई है, किसी भी और वो ब्लड कैपिलरी आपके ऑर्गेन में तो रहते हैं ना, तो किसी ऑर्गेन में घुस गई। अब ऑर्गेन्स में क्या होता है मेनली कि जो आपके ब्लड वेसल्स में ये क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, होता क्या है कि अब ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को आसानी से नहीं छोड़ते हैं, तो हमको ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से छुड़वाना है। क्यों छुड़वाना है, क्योंकि भैया यहाँ पे सेल्स एंड टिश्यूज पड़े हुए हैं, ये देखो ये सेल्स एंड टिश्यूज हैं, इनको चाहिए ऑक्सीजन ATP बनाने के लिए। तो जब ये आसानी से नहीं छोड़ते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, तो क्या करते हैं सेल्स एंड टिश्यूज जो है, जो अपने पास एक वेस्ट प्रोडक्ट पहले से ही रखे थे कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिलीज कर देते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ ये कार्बन डाइऑक्साइड आपका आएगा किसमें, रेड ब्लड सेल्स में, एंड रेड ब्लड सेल्स में इंटर करने के बाद एक ऑक्सीजन को छुड़वा देगा, एक ऑक्सीजन जो है वो छूट के चला जाएगा किसमें, आपके सेल्स एंड टिश्यूज में, ठीक है ना। केवल एक ऑक्सीजन जाएगा।
कार्बन डाई आया, एक ऑक्सीजन को छुड़वा दिया, वो चला गया सेल्स एंड टिश्यूज में एटीपी बनवाने के लिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से इंटर करते हैं आपके प्लाज्मा पार्ट में, आपके आरबीसी के प्लाज्मा वाले पार्ट में इंटर करते हैं। तो प्लाज्मा में आपको पता है क्या होता है, वाटर रहता है। ये आपका प्लाज्मा है, जो नीले पेन से मार्क किया गया है प्लाज्मा। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। तो ये जैसे ही प्लाज्मा में जाता है, प्लाज्मा में आपका क्या आया, CO2 आया, प्लस वाटर के साथ कंबाइन करके वो बना क्या लेता है बेटा, एक आपका कार्बोनिल कंपाउंड। यस कार्बोनिल कंपाउंड ही बनाता है, H2CO3। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक, H2CO3। क्लियर दिख रहा है सबको? यस। अब यही कार्बोनिल कंपाउंड जो है फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है आपके H+ आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस में, SCO3 आयंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इसमें आपको देख रहे हो H+ आयन भी देखने को मिल रहे हैं। तो इन सारी प्रोसेस में मेनली कहने का मतलब ये है कि आपको क्या क्या मिला, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, जो कि अब ये सारी कैटाबॉलिज्म में प्रोसेस चल रही है, एनाबॉलिज्म में प्रोसेस चल रही है। तो इन सारे प्रोसेस में हीट भी तो कुछ जनरेट होती हैं। तो ये जो हीट है नॉर्मली आपका जो टेम्परेचर है, तो ये भी अफेक्ट करते हैं आपकी जो बाइंडिंग सिस्टम है ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक। तो मिला जुला के सब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इंक्रीज करें किसकी वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर इन तीनों वैल्यू को हम लोग इंक्रीज करेंगे तब तो ये क्या कर देंगे, आसानी से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, आपके जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को आसानी से रिमूव कर देंगे। अगर इनको हम डिक्रीज करेंगे तब ये आसानी से रिमूव नहीं करेंगे, ठीक। तो अगर ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन से रिमूव नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है इफ द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, H+ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक। तो ये सारा जो हमने अभी बताया आपको, इसमें खचपच मच गई है। चलो इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है।